देखिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय के शीर्ष और इसकी नाभ लंब जीवा के सिरों के मिलाने से बना है। ज्ञात है परवलय का समीकरण x² + 12y। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, x² + 12y। कौन सा रूप है परवलय का? ये तीसरा रूप। परवलय का मुख किधर खुलेगा? वाई एच की धन दिशा में। समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण x² = 4ay से करने पर, 4ay से करने पर इससे तुलना करूंगा तो 4a = 12, a = 3 आ गया भाई। अब देखिए इसका मुख किधर खोलूं, जल्दी बताओ। वाई एच की धन दिशा में इसका मुख खुलेगा। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात चाहिए जो शीर्ष और नाभि लंब के द्वारा बना। ये भैया नाभि लंब हो गया, ये ए बी नाभि लंब है, ये ओ है, तो एक त्रिभुज बन गया भाई। ये समझ रहे हैं, ये इसकी नाभि है। तो नाभिलंब और शीर्ष को लेकर, नाभिलंब और शीर्ष को लेकर ओ ए बी एक त्रिभुज निर्मित है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। समझ में नहीं आएगा? बोल नहीं रहे हो भाई? कह रहा है कि परवलय के शीर्ष, परवलय के शीर्ष और नाभिलंब के द्वारा परवलय के शीर्ष और नाभिलंब के द्वारा एक त्रिभुज AOB एक त्रिभुज निर्मित किया गया है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अच्छा, कोई बताएगा नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है? 4 ही नहीं आया समझ में। और ये शीर्ष से नाभ की दूरी a होती है, तो a बराबर कितना? 3। तो ये हाइट हो गई इसकी, नहीं समझ में। ये इसकी हाइट हो गई 3 और ये इसका आधार हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। सवाल खत्म हो जाएगा। नहीं आया समझ में। ऐसे सवाल मैंने परवलय मिस्टर बोल के कराया था आपको। लिखिए, लिखेंगे उपर्युक्त चित्र में परवलय का शीर्ष और नाभिलंब के द्वारा, उपर्युक्त चित्र में परवलय का शीर्ष, उपर्युक्त चित्र में परवलय का शीर्ष, परवलय का शीर्ष तथा परवलय का शीर्ष तथा नाभिलंब के द्वारा, परवलय का शीर्ष तथा नाभिलंब के द्वारा AOB एक त्रिभुज निर्मित किया गया है। AOB एक त्रिभुज निर्मित किया गया है। AOB एक त्रिभुज निर्मित किया गया है। AOB एक त्रिभुज निर्मित किया गया है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब लिखेंगे भाई। तो ऐसा करते हैं कि नाभिलंब की लंबाई a = 4a। अब 4a 4 3 12 हो गया। इतना तो समझ में क्या भाई? अब जरा दिमाग लगाइएगा। OS की दूरी क्या है? OS = a है और a = 3 है। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए साधारण फार्मूला क्या है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस फार्मूले से आप लगा सकते हैं यदि 90 अंश का कोण हो, क्योंकि ये 90 अंश का कोण है यहाँ पे, तो आधार ऊंचाई का कॉन्सेप्ट बैठ गया। 1/2 आधार बोले तो 12 गुणे ऊंचाई 3, तो ये 18 वर्ग इकाई आ गया। क्यों भाई? आंसर मिलाइए लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। इसको पहले आंसर मैच करें। क्वेश्चन नंबर 7 पे आए, बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? एक व्यक्ति दौड़ पथ पर दौड़ते हुए अंकित करता है, एक व्यक्ति दौड़ते हुए अंकित करता है कि उसे 2 झंडा चौकियों से दूरियों का योग सदो 10 मीटर रहता है।
ठीक है भाई। यदि झंडा चौकियों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो व्यक्ति द्वारा बनाए गए पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसा कि पता है कि मतलब दो झंडा चौकियां हैं, जरा दिमाग लगाइएगा, ये दो फिक्स हैं, अरे यहाँ पे झंडे लगे हुए हैं, समझ गए। और जब चारों तरफ घूमता है वो, इस झंडा चौकी, दोनों झंडा चौकियों को परिक्रमा लगाता है, चारों तरफ घूमता है। तो घूमते समय एक बात का ध्यान रखता है कि घूमते समय वो रास्ते में, पथ में कहीं भी रहेगा, दोनों झंडा चौकियों की दूरियों का योगफल सदैव 10 रहता है। याद आ गया होगा धागा वाला। इसका मतलब पथ कौन बन गया? दीर्घवृत्त। नहीं समझ में आया? अरे PS तथा PS डैश बराबर योगफल दीर्घच नहीं होता। इसका मतलब इसका पथ कुछ ऐसे बनेगा। क्या क्लियर हो आप लोग? तो सब लोग दीर्घवृत्त का एक फिगर बनाए, फिर समझाता हूँ। अरे ये दीर्घवृत्त में कॉन्सेप्ट नहीं होता, चर बिंदु P से दोनों नाभियों की दूरियों का योगफल हमेशा कांस्टेंट दीर्घच के बराबर होता है। ये बना लीजिए बेटा। लिख गया? अब बहुत ध्यान सुनो, ये दो झंडा चौकियां हैं, S और S डैश, ठीक है भाई। और यहाँ से ये बिंदु P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? X, Y। समझ गए होंगे आप लोग। और क्या पढ़ेंगे कि चर बिंदु P से दोनों नाभियों की दूरियों का योगफल हमेशा दीर्घच के बराबर होता है। याद आया? हाँ, तो ये कौन सा समीकरण बनेगा? पथ का समीकरण दीर्घवृत्त होगा। तो मान लेंगे, माना दीर्घवृत्त का समीकरण x² पहला रूप है भाई, तो ये बड़ा आएगा। माना दीर्घवृत्त का समीकरण। ये समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया समझ? हाँ, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दूंगा। एक व्यक्ति दौड़ पथ पर दौड़ते समय, अर्थात एक व्यक्ति अपने रास्ते में दौड़ते हुए अंकित करता है कि दो झंडा चौकियों की दूरियों का योगफल सदैव 10 मीटर रहता है। अर्थात इस रास्ते में जब भी चलता है तो कह रहा है कि दो झंडा चौकियां हैं, S और S डैश, अर्थात ये नाभियां नहीं होगी, फिक्स पॉइंट है, तो कहीं भी रहता है रास्ते में। सपोज दैट P पर है, तो P से दोनों झंडा चौकियों की दूरियां अर्थात PS तथा PS डैश का योग, यदि अंतर होता तो अधप्रलय बना देता, यदि योग है तो क्या बनाएगा? दीर्घवृत्त बनाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट होता है। तो कह रहा उसका समीकरण ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों झंडा चौकियों के बीच की दूरी 8 मीटर है। इसकी दूरी कितनी है? 8 मीटर। ये समझ में नहीं आया क्या? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? सब लोगों को पता है कि दीर्घवृत्त का समीकरण बनाने के लिए दो मान चाहिए, A और B का। तो ये जो झंडा चौकियों के बीच की दूरी है, अर्थात नाभियों के बीच की दूरी होगी। नाभियों के बीच की दूरी क्या होती है? 2AE। तो 2AE बराबर 8 दिए हैं, यहाँ से AE बराबर 4 आ जाएगा। और हम जानते हैं दीर्घवृत्त में चर बिंदु P से दोनों नाभियों की दूरियों का योगफल हमेशा अरे बराबर तो रहता है, किसके रहो? दीर्घच के रहो। इसका तो PS प्लस PS डैश बराबर 2A। अब PS प्लस PS डैश कितना दिए? पढ़िए, योगफल कितना रहता है? 10, अर्थात 2A बराबर 10। तो A बराबर, तो A बराबर 5 आ गया। AE बराबर, अरे AE बराबर 4 आएगा, तो A का मान रख दूंगा, E का मान आ जाएगा। उत्केंद्रता का सूत्र लगा दूंगा तो B का मान आ जाएगा। B का मान आएगा, सवाल खत्म। नहीं समझ में आया आपको? लिखेंगे माना चर बिंदु P के निर्देशांक, माना दीर्घवृत्त के चर बिंदु P के निर्देशांक x, y है। माना दीर्घवृत्त के चर बिंदु P के निर्देशांक, माना दीर्घवृत्त के चर बिंदु P के निर्देशांक, माना दीर्घवृत्त के चर बिंदु P के निर्देशांक x, y। अब देखो, लिखेंगे दीर्घवृत्त की परिभाषा से, दीर्घवृत्त की परिभाषा से देखो, ये भी एक परिभाषा होती है। क्या होती है परिभाषा? PS प्लस PS डैश बराबर 2A। 2A बोले तो दीर्घच। ये भी एक डिफिनेशन है भाई। जिस तरह PS बटे PZ की डिफिनेशन होती है के बराबर, ये भी एक डिफिनेशन है, इससे भी दीर्घवृत्त बनता है। अर्थात अब देखो 2A बराबर कितना दिए बेटा? 10 दिए क्या? तो A बराबर 5। अब लिखेंगे नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी बोले तो 2AE बराबर 8, AE बराबर 4। ए की वैल्यू यहां रख दूंगा तो E बराबर आ जाएगा 4/5, क्योंकि दीर्घवृत्त का केस है इसलिए उत्केंद्रता का मान 1 से कम होगा। अब ये सूत्र लगा दूंगा, सूत्र B² बराबर A² 1 - A² से।
सूत्र बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से। बोलो बेटा, अब बहुत ध्यान से सुनना। देखो बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, निकालना है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है स्क्वायर 25, 1 माइनस ई स्क्वायर 16/25। सबको पता है 25 से 25 कट जाएगा, 25 में 16 गए 9, बी बराबर कितना आ गया 3। समीकरण 1 में ए तथा बी के मान रखने में लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ए तथा बी के मान रखने में, समीकरण 1 में ए तथा बी के मान रखने पर। जब समीकरण 1 में ए और बी का मान रखूंगा तो दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 आ गया भाई। आगे बढ़ा देता हूँ गाड़ी। भाई बोलो, क्वेश्चन नंबर 8 देख, जिस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद मैं बोल के क्वेश्चन कराता हूँ। अति परवलय के क्वेश्चन कराएंगे। वाई स्क्वायर ऑफ 4x के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बना जिसका शीर्ष एक परवलय के शीर्ष पर है, तो त्रिभुज की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। ज्ञात है परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर ऑफ 4x, पहला रूप है भाई। इस परवलय के अंतर्गत ध्यान से सुनना है, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि परवलय के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। एक समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसका शीर्ष परवलय के शीर्ष पर है, जिसका एक शीर्ष परवलय के शीर्ष पर है। ये ओ ए बी समबाहु त्रिभुज है भाई। बाकी इसकी सीन नहीं पता कि ये नाभिलंब से जाता है कहां से जाता है। बस अब ध्यान से सुनना है, सवाल को कैसे लगाएंगे हम लोग। कल तो मौसम सही हो जाएगा, कल भी ऐसे 9 तारीख का मतलब संडे को ले गए, देखते हैं। कल तो भाई 3D शुरू करेंगे। नहीं, कल शाम को सही रहेगा मौसम इतनी देर। 100% कल सही रहेगा। इधर देखिए, कह रहा है कि परवलय के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है तथा समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष परवलय के शीर्ष पर है। बाकी दो शीर्ष कहां पे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 अंश के होते हैं। और यदि ये माध्यिका खींची गई है, यदि माध्यिका खींची गई है तो 100% ये कोण 30 अंश होगा। नहीं आया समझ में? अरे दोनों 30 अंश के कोण नहीं होंगे, अर्धक नहीं करता माध्यिका शीर्ष को। अब जरा दिमाग लगाइए, समबाहु त्रिभुज की इस एक भुजा यल मान लूं तो ये यल है, ये यल है, ये भी यल हो जाएगी। अब बहुत ध्यान से सुनना, जरा दिमाग लगाना थोड़ी देर के लिए। ये बिंदु थोड़ी देर के लिए सी मान ले रहा हूं, चित्र बना लीजिए, फिर समझाता हूं। चित्र नहीं बना, मान लेंगे, माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा स्मॉल एल है। बस इसी को ज्ञात करना है। माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा स्मॉल एल है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा स्मॉल एल है। माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा स्मॉल एल है। अब बहुत ध्यान सुनना, सब बच्चे को पता है कि ए का कोऑर्डिनेट भरने के लिए ओसी भुज होगा, नहीं दिख रहा। ए का निर्देशांक भरने के लिए ओसी भुज होगा और सी ए कोटि होगी। तो समकोण त्रिभुज, बहुत ध्यान सुनना, समकोण त्रिभुज ओसी ए में मैं cos 30 अंश का संबंध लूंगा, cos 30 अंश का। तो कोई बताएगा cos 30 अंश बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना? ओसी, कर्ण एल, तो ओसी बराबर एल cos 30 अंश। cos 30 अंश का मान √3 L बटे 2, तो ये ओसी का मान आ गया। इसी समकोण त्रिभुज में पुनः समकोण त्रिभुज ओसी ए में sin 30 अंश का संबंध लूंगा, sin 30 अंश, तो क्या होगा बेटा? लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा? इधर देख ले पहले, सी ए बटे एल, साइन सी ए बराबर सही तो लंब बटा कर्ण, सी ए पानी एल, सी ए बराबर एल साइन 30 अंश। पंडित जी दिमाग नहीं सही क्या?
नहीं सही है, पानी हो गया ना इसलिए दिमाग थोड़ा सा जम गया, पिघलने में समय लगेगा। अब ध्यान सुनना, ये भुज हो गया, नहीं समझे, और ये कोटि हो गई। बिंदु एल का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बताओ जल्दी। बिंदु एल का कोऑर्डिनेट कितना आया, √3/2 L कामा L/2। अब बहुत ध्यान सुनना, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िए। इस समबाहु त्रिभुज के सॉरी एक परवलय के अंतर्गत, ध्यान से सुनना, परवलय के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज की लंबाई कितनी होगी, क्योंकि तीनों लंबाइयां बराबर होंगी भुजाओं की, तो L का मान है ज्ञात करना है। तो ये बिंदु ए परवलय पर स्थित है, इसलिए इसको ये संतुष्ट कराएगा, तो इसके ऊपर इसका प्रसाद चढ़ा देंगे, L का मान आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं आया समझ, लिख लीजिए, लिखेंगे बिंदु एल का निर्देशांक, नोट्स में लिखिएगा बिंदु एल का निर्देशांक, बिंदु एल का निर्देशांक। फिर समझाऊं क्या, एक बार और समझा दूं क्या, समझ में बढ़िया गया ना। पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसको सेटिस्फाई करा दें, जैसे सेटिस्फाई होगा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लिख गया भाई बिंदु करने, नहीं लिख पाए, पहले ये कंप्लीट कर लीजिए फिर आगे बढ़ो। लिखेंगे, चूंकि बिंदु ए परवलय पर स्थित है, चूंकि बिंदु ए परवलय पर स्थित है, इसलिए यह बिंदु परवलय के समीकरण को संतुष्ट करें। क्योंकि बिंदु ए परवलय पर स्थित है, इसलिए यह बिंदु परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। चूंकि बिंदु ए परवलय पर स्थित है, इसलिए यह बिंदु परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा, इसलिए यह बिंदु परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा। लिख गया भाई, बहुत ध्यान सुनना। देखो अब संतुष्ट करा दीजिए समीकरण 1 से, चलिए y की जगह L/2 L² बराबर 4a, a के पदों में उत्तर आएगा क्योंकि a की वैल्यू तो दिए नहीं। x की जगह √3/2 इंटू L, ध्यान सुनिए, L की एक डिग्री कट गई है, ये 2 से कटेगा, 4 दूनी 8, L बराबर 8√3a आ रहा है भाई इकाई। देखिए जरा समबाहु त्रिभुज की लंबाई कितनी आ रही है, 8√3 a। अब करेंगे भाई इस तरह क्वेश्चन हाइपरबोला के, मिला आंसर। हाँ हेडिंग लोगो लगा लीजिए भाई, अति परवलय के इस तरह क्वेश्चन। अब भैया इस तरह क्वेश्चन करेंगे हाइपरबोला के। चलिए क्वेश्चन बोल रहा हूं, बोलो। लिखेंगे, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका अनुप्रस्थ अक्ष 6, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अनुप्रस्थ अक्ष 6 तथा संयुग्मी अक्ष 4 है। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अनुप्रस्थ अक्ष 6 तथा संयुग्मी अक्ष 4 है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं कहा है कि कौन सा रूप है, तो आप पहले रूप के लिए सवाल लगा दीजिए। जब पता ना चले कौन सा रूप है तो आप पहले रूप के लिए क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन लिख गया कि फिर बोलूं? लिख गया। मानार्थ परवलय का समीकरण, मानार्थ परवलय का समीकरण x² अपान a² माइनस y² अपान b² इक्वल टू 1 इक्वल टू 1।
अब बताओ पहले रूप के लिए अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई बराबर 2a। अरे अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a होती है ना, और दिया कितने, a बराबर 3। अब लिखेंगे संयुग्मी अक्ष की लंबाई, संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b बराबर कितना 4, तो b बराबर 2। समीकरण 1 में a तथा b के मान रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a तथा b के मान रखने पर, समीकरण 1 में a तथा b के मान रखने पर, जैसे और b का मान रखूंगा तो परवलय का समीकरण कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपान 9 माइनस वाई स्क्वायर बटे 4 बराबर 1। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन आपका ये HW है भाई, होमवर्क है, सेम क्वेश्चन इस तरह के बोल रहा हूँ। बताइए जब आप रेडी हो गए। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अनुप्रस्थ अक्ष तथा संयुग्मी अक्ष क्रमशः, उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अनुप्रस्थ अक्ष 3, जिसका अनुप्रस्थ अक्ष 3 तथा संयुग्मी अक्ष 4, जिसका अनुप्रस्थ अक्ष 3, अनुप्रस्थ अक्ष 3 तथा संयुग्मी अक्ष 4 है, अनुप्रस्थ अक्ष 3 तथा संयुग्मी अक्ष 4 है। लगा लो। अगला क्वेश्चन, उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका संयुग्मी अक्ष 5, जिसका संयुग्मी अक्ष 5 और नाभियों के बीच का अंतर 13, जिसका संयुग्मी अक्ष 5 और नाभियों के बीच का अंतर, और नाभियों के बीच का अंतर 13, नाभियों के बीच का अंतर 13, जिसका संयुग्मी अक्ष क्या बोले 5, नाभियों के बीच का अंतर 13, मानक परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, मानक परवलय का समीकरण लिखे। मानक परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या लिखे, बहुत आगे समझिए कि कोशिश करिएगा, बिल्कुल बात समझ में आएगी। कौन सा रूप, पहला रूप। पहले रूप में संयुग्मी अक्ष 2b होता है, लिखेंगे संयुग्मी अक्ष की लंबाई, संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b बराबर 5, तो b बराबर, और क्या रहा, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों की दूरी क्या होती पहले रूप के लिए, नाभियों की दूरी 2a बराबर 13, तो a बराबर 13/2। उत्केंद्रता का सूत्र लगा दो, उत्केंद्रता का सूत्र लगाएंगे पहले रूप के लिए, पढ़ ले भाई। सूत्र b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 से, होश से रहिएगा पेपर में। आगे बोलो। देखो बी स्क्वायर 25/4 अंदर गुणा होगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 25/4, इधर क्या होगा इसका ए का वर्ग 169/4, समझ गए, माइनस ए स्क्वायर उधर चला गया 169/4 माइनस का 25/4, ए स्क्वायर बराबर 144/4, ए बराबर 144 का वर्गमूल 12, इसका वर्गमूल 2, ए बराबर 6 आ गया। सही है ना भाई। समीकरण 1 में ए तथा बी के मान रखना। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ए तथा बी के मान रखने का, जैसे समीकरण 1 में और बी का मान रखूंगा तो कितना आएगा उत्तर, एक्स स्क्वायर बटे ई स्क्वायर 36, वाई स्क्वायर बटे 25/4 बराबर 1,
एक्स स्क्वायर बटे 36, 4y स्क्वायर बटे 25 बराबर 1। ये इसका उत्तर आ गया भाई। अगला क्वेश्चन लिखो, बोलो, कर लीजिए पहले प्योर हो गया। उस अतिपौर्ले का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस अतिपौर्ले का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस अतिपौर्ले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभिलंब जीवा 8 है, जिसकी नाभिलंब जीवा 8 है तथा उत्केंद्रता 3/√5 है, तथा उत्केंद्रता 3/√5 है। 3/√5 3/√5। फिर से बोलूँगे, उस अतिपौर्ले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभिलंब जीवा 8 है तथा उत्केंद्रता 3/√5। हाँ, माना अतिपौर्ले का समीकरण, माना अतिपौर्ले का समीकरण लिखिए जरा। अतिपौर्ले का समीकरण एक्स स्क्वायर अपान, इस पहला ही रूप मान लीजिए। जब कुछ पता ना हो तो पहले रूप के लिए सवाल लगाएंगे भाई। अच्छा, क्या क्या दिए? नाभिलंब जीवा दिए। नाभिलंब जीवा किसे कहते हैं? नाभिलंब जीवा पहले रूप के लिए क्या होती है? 2b स्क्वायर अपान a। लिखेंगे नाभिलंब जीवा नाभिलंब जीवा बराबर 2b स्क्वायर अपान ए। वैल्यू कितना दिए? 2b स्क्वायर अपान ए। कितना दिया? 8। 2 से 2 कट गया, 20 स्क्वायर और 4 आ गया भाई। और उत्केंद्रता कितना दिए? उत्केंद्रता ई बराबर दिए 3/5। उत्केंद्रता ई बराबर 3/√5। अच्छा, उत्केंद्रता का सूत्र लगाओ। पहला रूप है सूत्र b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर e स्क्वायर -1 से। बोलो, सुनना। बी स्क्वायर की जगह 4a है, ए स्क्वायर की जगह लिखा रहने दो, और ई की वैल्यू इसका वर्ग करूंगा तो 9/5 -1, ए की 1 डिग्री कट गई है। इधर 4 आया, इधर a, इधर 4/5, 4 कट गया, a और 5 आ गया भाई। अब a का मान यहाँ पे रख देंगे। नाउ b स्क्वायर बराबर 5 चौको 20, b बराबर √20, b बराबर √20 आ गया भाई। लिख गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में a तथा b के मान रखने को। समीकरण 1 में a तथा b के मान रखने को। जब समीकरण 1 में a तथा b के मान रखेंगे तो x स्क्वायर बटे a बोले तो 25, y स्क्वायर बटे b स्क्वायर 20 बराबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। बोलो, उस अतिपौर्ले की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, उस अतिपौर्ले की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। उस अतिपौर्ले की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए जिसका नाभिलंब उसके अनुप्रस्थ अक्ष का आधा है। जिसका नाभिलंब अनुप्रस्थ अक्ष का आधा है। जिसका नाभिलंब अनुप्रस्थ अक्ष का आधा। जिसका नाभिलंब अनुप्रस्थ अक्ष का आधा।
सुनो भाई, एक ऐसे अतपौले का उत्केंद्रता ज्ञात करनी है जिसका नाभिलंब अनुप्रस्थ अक्ष का आधा है। माना अतपौले का समीकरण, अतपौले का समीकरण जरूर मान लीजिए, जबकि समीकरण ज्ञात नहीं करना है इसमें, इसलिए मान ले रहे हैं ताकि सीन इसकी दिखने लगे कि पहला रूप है कि दूसरा रूप। तो पहले रूप के लिए सवाल लगा देंगे। अब बताइए पहले रूप के लिए अनुप्रस्थ अक्ष क्या होता है, क्या क्या उसमें दिए, पढ़िए जरा क्या कह रहा है। अनुप्रस्थ अक्ष नहीं, नाभिलंब अनुप्रस्थ अक्ष का आधा है, तो नाभिलंब है ना भाई, तो नाभिलंब क्या होता है इसका बताइए। नाभिलंब होता है 2b स्क्वायर अपान ए। अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष होता है 2a, अनुप्रस्थ अक्ष 2a हो गया भाई। बोलो, अब देखो दिमाग लगाना। प्रश्नानुसार नाभिलंब बराबर अनुप्रस्थ अक्ष बटे 2। प्रश्नानुसार नाभिलंब बराबर अनुप्रस्थ अक्ष बटे 2, और नाभिलंब क्या है 2b स्क्वायर अपान ए बराबर अनुप्रस्थ अक्ष बटे 2। 2a/2, 2 से 2 कट गया, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 बना, अच्छा इसको अतपौले का समीकरण 1, इसको 2 बना लीजिए। अब एक ही सहारा होता है उत्केंद्रता के सूत्र का, वहां से पूरा खेल हो जाता है सवाल का। अब सब लोग उत्केंद्रता का सूत्र लगा दें। लिखेंगे उत्केंद्रता का सूत्र। हाँ भाई बताइए उत्केंद्रता का सूत्र क्या होता है। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अब बी ए स्क्वायर की जगह क्या रख दूं, 2b स्क्वायर, इसकी जगह 2b स्क्वायर रख दूंगा, तो ई स्क्वायर माइनस 1 ये कट गया, इधर 1/2 बराबर ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर बराबर 1/2 प्लस 1, तो ई स्क्वायर बराबर 3/2, ई बराबर √3/2 आंसर। इसका मान भाई 1 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 3/2 1 दशमलव रहेगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसलिए 1 से बड़ा आ जाएगा उत्तर। बोलूं आगे, चलो लिखो। अगला क्वेश्चन है, उस अतपौले का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस अतपौले का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस अतपौले का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक मिनट, जिसकी नाभियां ±5 जीरो, जिसकी नाभियां ±5 जीरो और अनुप्रस्थ अक्ष 8 है। लगा लोगे सब, पहला रूप है, कर लेंगे ना। हाँ पहला रूप है, तो पहले रूप का समीकरण मानना। अब ये ए का मान आ गया, नहीं आया समझ, a0 a होता है, लगा लोगे ना। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा कोई दिक्कत हो तो सवाल लगा दूं, थोड़ा सा दिक्कत ना हो जाए आपको, बता रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा सब्र रखिए। ये अतपौले का समीकरण मानिए, बता रहा हूँ, नहीं बनेगा आपसे। अरे कैसे बन जाएगा, अच्छा बताओ कैसे बन गया, बोलो फिर, अब बता दो। हाँ तो ए बराबर 5 आएगा, नहीं हाँ ए बराबर 5 आ जाएगा, सही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ ए का मान आ जाएगा, ए का मान रख देंगे तो ई का मान उत्केंद्रक से लगा लो। साधारण सा सवाल नहीं होता। हाँ सही है, एनसीईआरटी को मैं सोचा शायद ना बने, मैं दूसरे दिमाग से मेरे क्वेश्चन चल रहा था, सोचे कि इस तरह नहीं लगेगा क्या। हाँ
लिखेंगे अति परवलय 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 की नाभियाँ उत्केंद्रता की नाभियाँ कामा उत्केंद्रता कामा नाभिलम तथा नीताएं बताएं। नाभियाँ कामा उत्केंद्रता कामा नाभिलम तथा नीताएं ज्ञात कीजिए, बोलो। देखो लिखेंगे ज्ञात है परवलय का समीकरण, ज्ञात है अति परवलय का समीकरण। हाँ, अति परवलय का समीकरण है सामने। चलो इसको मानक रूप बनवाइए। चलिए कैसे बनाओ मानक रूप? एक्स स्क्वायर अपान 1/9 वाई स्क्वायर बटे 1। ऐसे क्वेश्चन ना कराते तो आपको बहुत पूरी कहानी मानक रूप ही नहीं बना पाते। भाई देखो, नहीं क्वेश्चन कराएंगे तो कैसे करोगे, या फिर आप क्वेश्चन करें ढूंढ के। हाँ, समीकरण 1 की तुलना करके ए बी का मान देख लीजिए और उत्केंद्रता का सूत्र लगा दीजिए। पहला रूप है ये। समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से तुलना करने पर, इसे कंपेयर करके ए स्क्वायर बराबर 1/9, इट इम्प्लाइज दैट ए बराबर 1/3, बी स्क्वायर बराबर 1, तो बी बराबर 1 आ गया। उत्केंद्रता का सूत्र लगा दो। हाँ भाई, उत्केंद्रता का सूत्र लगा देंगे। सूत्र बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 से 1/9 ई स्क्वायर माइनस 1, 9 को इधर गुणा हो गया, ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर बराबर 10, ई बराबर √10, ई बराबर √10 आ गया। अब बताओ क्या क्या मांग रहा है, कौन सा रूप है? पहला रूप। पहले रूप के लिए बताओ नाभियाँ होती हैं प्लस माइनस ए ई कामा 0। तो ए बोले तो 1/3 अर्थात √10/3 प्लस माइनस कामा 0। फिर उत्केंद्रता मांग रहा हो तो उत्केंद्रता ई बराबर √10 है। नाभियाँ उत्केंद्रता, फिर नाभिलम नाभिलम 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर 1/3 6 आ गया। फिर नीताओं के समीकरण, हाँ नीता एक्स अक्ष के वाई अक्ष के समांतर होती है ना, तो x बराबर प्लस माइनस ए अपान ई, तो x बराबर प्लस माइनस ए का मतलब 1/3, ई का मतलब √10, या x बराबर प्लस माइनस 1/3 √10। हाँ भाई, फुर्सत हो गई। इस तरह के 2 क्वेश्चन और लिखूंगा, उन पे आप यही सब ज्ञात करना, ठीक है भाई। दो क्वेश्चन और इधर लिख रहा हूँ अति परवलय के समीकरण, जो कि HW है। ज्ञात क्या करना है आपको? नाभियाँ उत्केंद्रता नाभिलम, जो भी टाइटल लिखा है ना, पहले इतना कंप्लीट कर लो फिर बताता हूँ। क्या दिमाग नहीं चलेगा तो क्या मतलब? बोलो। हाँ, अति परवलय का क्वेश्चन है 9y स्क्वायर माइनस का 4x तो 36 निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस का 45 वाई स्क्वायर बराबर 180 है। हाँ, दोनों क्वेश्चनों में से ज्ञात क्या करना है आपको? नाभियाँ, वही चीज चाहिए, नाभियाँ उत्केंद्रता नाभिलम नीताओं के समीकरण। 4 बातें मांग रहा है भाई दोनों क्वेश्चनों पे, ठीक है भाई। ऊपर वाला क्वेश्चन दूसरा रूप है, नीचे वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अति परवलय का दूसरा रूप है, अति परवलय का पहला रूप है। लगा लेंगे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते, पहले कंप्लीट कर लेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करें। उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करें जिसकी नीता x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 है, नाभि 2,3 है तथा उत्केंद्रता √2 है तथा उत्केंद्रता √2 है। बोलो भाई, सुनना। उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी नाभि दिए है, नीता दिए, उत्केंद्रता दिए। तो नाभ, नीता, उत्केंद्रता का भी कोई चित्र नहीं बनाना जाता। PS बटे PZ बराबर ई नहीं होता? नहीं समझे आप? PS क्या होता है? चरबिंदु से नाभ की दूरी। तो ये S है, P का कोऑर्डिनेट XY। अब PZ क्या है? बिंदु P से इस नीता पे क्या कर देंगे? लंब डाल देंगे। तो लिखेंगे ज्ञात है नाभि, सॉल्यूशन देखें इसका। ज्ञात है नाभि बिंदु यस, कोऑर्डिनेट 2,3, नीता का समीकरण, क्या नीता का समीकरण? x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 कर ले। उत्केंद्रता E बराबर √2, उत्केंद्रता E बराबर √2। अब देखो पूरा खेल है P का, याद आया? अरे भाई नहीं समझ में आया? पूरा खेल अब P का चलेगा। तो मान लेंगे माना अतिपरवलय के चरबिंदु P के निर्देशांक, माना अतिपरवलय पर चरबिंदु कैपिटल P है स्थित है, माना अतिपरवलय पर चरबिंदु कैपिटल P स्थित है, माना अतिपरवलय पर चरबिंदु कैपिटल P स्थित है, चरबिंदु कैपिटल P स्थित है जिसके निर्देशांक x, y है, जिसके निर्देशांक x, y है तथा बिंदु P से नीता पर PZ लंब डाला गया, तथा बिंदु P से नीता पर PZ लंब डाला गया, तथा बिंदु P से नीता पर PZ लंब डाला गया, तथा बिंदु P से नीता पर PZ लंब डाला गया। लिखेंगे अतिपरवलय की परिभाषा से PS बटे PZ बराबर E, या PS बराबर E इंटू PZ। PS दो बिंदु के बीच का एक सूत्र लगाऊंगा तो x माइनस 2 का वर्ग, y माइनस 3 का वर्ग, E √2 पूरे PZ इस पे लंब डालूंगा तो x प्लस 2y प्लस का 1 बटे x के गुणांक 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। ये आ गया भाई, लंबी दूरी का सूत्र लग गया। अब बताइए क्या किया जाता है? दोनों पक्षों का वर्ग करके हल करना। भाई इस तरह तो दीर्घवृत्त में भी सवाल कराए थे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने में, दोनों पक्षों का वर्ग करने में जब दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा x माइनस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग बराबर √2 का वर्ग 2, और ये 4 1 5, 5 का वर्ग 5 हो जाएगा, नीचे √5 का वर्ग 5 हो जाएगा। इधर x प्लस 2y प्लस 1 का वर्ग, इधर देखें ये x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, y स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6y बराबर ये 2/5 लिखा रहने दो। इधर x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4xy प्लस का 4y प्लस का 4y प्लस का 2x, 5 के इधर गुणा के दे रहा हूँ भाई, 5x स्क्वायर प्लस का 5y स्क्वायर माइनस का 5 को 20x माइनस का 5 का 30y, 9 4 13 5 65, इधर 2 का गुणा हुआ 2x स्क्वायर प्लस का 4 दूनी 8y स्क्वायर प्लस का 8xy प्लस का 4x प्लस का 8y प्लस का 2,
कहाँ कुछ गलत कहाँ नहीं समझ में? रूट 2 का वर्ग 2 ही तो होगा, रूट 5 का वर्ग 5 होगा। अच्छा इधर वाले पद ले आओ, 5x² में 2x² हटेगा, 3x² माइनस 8xy, y² लाऊंगा तो माइनस का 3y², ठीक है। x वाला पद इधर लाऊंगा तो माइनस का 24x, y वाला पद लाऊंगा तो 30 8 38y, और अचर पद इधर लाऊंगा तो 63 बराबर 0। ये आंसर आ गया। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और कल से हम लोग नया चैप्टर लगाएंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, 12वां चैप्टर कल से पढ़ाएंगे। लिखें क्वेश्चन। उस अतपर्ले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नीता x माइनस वाई बराबर 0 है, नाभ 2 0 है, नाभ 2 0 उत्केंद्रता 2। उस अतपर्ले का समीकरण ज्ञात करें। उस अतपर्ले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नीता x माइनस वाई बराबर 0 है, नाभ 2 0 है तथा उत्केंद्रता 2 है। समझ में? अगला क्वेश्चन लिखो। सेम क्वेश्चन है, बना लोगे ना? हाँ, उस अतपर्ले का समीकरण ज्ञात करें जिसकी नाभ 1 1 नाभ 1 1 कामा उत्केंद्रता √3 तथा नीता 2x प्लस वाई बराबर 1 है, तथा नीता 2x प्लस वाई बराबर 1 है। अगला क्वेश्चन, ये सिमिलर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उस अतपर्ले का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस अतिपर्वलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियों के बीच की दूरी 16, जिसकी नाभियों के बीच की दूरी 16 तथा उत्केंद्रता √2, तथा उत्केंद्रता √2, तथा उत्केंद्रता √2 है, तथा उत्केंद्रता √2 है। तो 3 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, और कल से मैं अगला चैप्टर पढ़ाएंगे 12वां चैप्टर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री।